गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व क्या है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व है। वास्तव में सांख्यिकी अर्थशास्त्र की आधारशिला के रूप में उदित हुए हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र जो विषय है उसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है आर्थिक सिद्धांत मॉडल का निर्माण। सांख्यिकी अर्थशास्त्र में आर्थिक नियम सिद्धांत बनाए, उन्हें लागू करने तथा जांच पड़ताल में सहायता होती है। आर्थिक सिद्धांत जैसे एंजलस के उपभोग का नियम, मांग का नियम, मार्थस का जनसंख्या का सिद्धांत आदि पर्याप्त सांख्यिकी सूचना पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं आर्थिक सिद्धांत मॉडल का निर्माण। मॉडल का निर्माण मतलब अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग प्रकार के जो मॉडल बनाए जाते हैं उसी को इसमें बताए गए हैं। तो ये एंजलस के उपभोग का नियम, तो ये एक अर्थशास्त्री है जिसका अलग अलग जो नियम रहते हैं उसको बताया गया है। उसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। अब सांख्यिकी अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक कैसा होगा उसको बतला रहा हूँ। सांख्यिकी द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति का अध्ययन किया जाता है। प्रगति मीन्स होता है तरक्की का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में विभिन्न वर्ष से संबंधित समकों के आधार पर अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्री अनेक समकों जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल उपभोग, बाजार तथा विनियोग, व्यय तथा मुद्रा के रूप में परिवर्तक के माप के लिए समकों का अध्ययन किया जाता है। इसका बोलने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी द्वारा हम अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर परिणाम हमको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। जो आर्थिक जो समस्याएं होते हैं उसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है उसको देखते हैं। संसार के सभी देश कोई न कोई आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मुद्रास्फीति की समस्या, जनसंख्या की समस्या, निर्धनता की समस्या, भुगतान शेष की समस्या आदि महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी इन समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या को अर्थशास्त्री इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि भारत की कार्यशील जनसंख्या का 20% भाग बेरोजगार हैं और सन 1995 से 2014 के बीच भारत की बेरोजगार कार्यशील जनसंख्या 18% से घटकर 9.4% हो गई हैं। तो ऐसे इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो समस्याएं होते हैं उनमें भी क्या है, ये सांख्यिकी उनका सहयोग कराती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन में सहायक है सांख्यिकी। आर्थिक नियोजन को अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों के कुल उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रकों के लिए प्राथमिकताएं सांख्यिकी के बिना निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। योजनाओं में लक्ष्य भी संख्याओं में ही
निर्धारित की जाती हैं। अंत में आर्थिक नियोजन की प्रगति का मूल्यांकन भी संख्याओं में ही किया जाता है। अतः सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार व दिक्सूचक यंत्र सहित जहाज के समान होते हैं। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है, जो नियोजन करते हैं, जैसे हम लोग किसी कार्य को करने के लिए उनके क्या प्रगति रहेगा, क्या योजना रहेगा, उनमें ये सहायक होते हैं, ऐसा करके इसमें बतलाया गया है। जैसे एक प्रकार का पतवार बोले हैं, तो जब नाव चलाने वाले व्यक्ति जब अपने हर एक नियम को देखते हुए नाव चलाते हैं, उसी प्रकार से सांख्यिकी भी अर्थशास्त्र का पतवार की तरह है, दिशा सूचक की तरह है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुसंधान में सहायक। सांख्यिकी शोधकर्ताओं को मौलिक कच्चे पदार्थ की पूर्ति करती हैं। विशेष तत्व का विभिन्न दशाओं में विशेष समस्या पर पड़ने वाले प्रभाव को शोधकर्ताओं द्वारा सांख्यिकी सूचना तथा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के भारत सरकार द्वारा 1991 में आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों का उत्पादन और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को बिना सांख्यिकी सूचना के नहीं बताया जा सकता। अनुसंधान में सहायक। अनुसंधान में सहायक मतलब क्या है, किसी चीज़ की खोज करते हैं और वो विधि के द्वारा खोजे जाते हैं, तो उसमें ये सहायक है, ऐसे करके इसमें बताया गया है। 6वां नंबर है नीतियों का निर्माण। नीतियों का निर्माण मतलब होता है जो भारत सरकार द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जो नीतियां बनाए जाते हैं, उसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है, ऐसे इसमें बतलाया गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग। एक वित्तीय मंत्री सांख्यिकी अध्यापन के द्वारा ही सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या कमी के संबंध में निर्णय लेते हैं। वित्तीय मंत्री सांख्यिकी अन्वेषकों के द्वारा ही लोगों द्वारा कर देने की क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी के आधार पर करों की दर इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि अधिकतम संभव आय प्राप्त करने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ता है। नीतियों का निर्माण मतलब क्या है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय मंत्री जो रहते हैं उसका क्या है, एक नियम रहते हैं, तो किसके थ्रू होगा, तो सांख्यिकी को देखते हुए जो कर हैं, कर में वृद्धि करना चाहिए कि नहीं, कर में कमी करना चाहिए कि नहीं, ऐसे करके इसमें एक प्रकार का संशोधित किया जाता है। उसी के आधार से ये क्या है, आगे इनका पैमाना तैयार किए जाते हैं और हमारे समक्ष लाया जाता है, देश के समक्ष लाया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे आप लोग का तो ये पहला मतलब में इकाई तो हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ स्मरण बिंदु है, उसको आप लोग बड़ा ध्यान से थोड़ा से पढ़ना। गॉटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो अगर भविष्य में आप लोग को पूछ दे जाए कि सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहे जाएंगे, तो आप लोग बड़ा अच्छे से उत्तर देना। उसके बाद बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग समको तथा एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान से लिया जाता है, ऐसा करके अगर आएगा, ये स्मरण बिंदु है, ये टिप के समान है, आप लोग को ध्यान देना है। सांख्यिकी को समको तथा सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के
अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का संकलन है। सांख्यिकी ज्ञान प्राप्त करने तथा व्यापक संख्यात्मक तथ्यों के अध्ययन हेतु तकनीक प्रदान करती हैं। इन विधियों की सहायता से संख्यात्मक तथ्यों को अर्थपूर्ण एवं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी की क्षेत्र का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको। सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी के अध्ययन की अवस्थाएं आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन। ये भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ, तो ये स्मरण बिंदु है, इसीलिए बतला देता हूँ कि आप लोग बड़ा ध्यान से देखना। सांख्यिकी का महत्व में आर्थिक सिद्धांत मॉडल का निर्माण, जो अभी बतलाया हूँ। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है सांख्यिकी। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है सांख्यिकी का महत्वपूर्ण है। आर्थिक नियोजन अनुसंधान में सहायक है। नीति का निर्माण में सहायक है। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं ये दिए नहीं हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये तो हुआ, इसलिए मैं दिखला रहा हूँ इसको, कम से कम आप लोग के दिमाग में आ जाए कि हम कुछ बेहतर करने वाले हैं, है ना, इस सत्र। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आप लोग का। ये तो तुम लोग का फर्स्ट इकाई मेरे हिसाब से, कोर्स के हिसाब से ये ख़त्म हो गए हैं। और बतला देता हूँ इसको थोड़ा से, मतलब आप लोग घबराना नहीं। टॉपिक के आधार से चल रहे हैं हम लोग, है ना। 11वीं क्लास है तो थोड़ा से हम लोग को भी उधर से निर्देश मिला है। उसके बाद मैं इसको दिखला देता हूँ। ये तो आप लोग का हो गया। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, कार्य तथा महत्व हो गया। अब हम लोग दूसरा इकाई देख लेंगे। तो दूसरा इकाई में देखते हैं इसमें देखते हैं इकाई 2 में देखते हैं आंकड़ों का संकलन, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो आंकड़ों का संग्रह तथा स्रोत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़े, द्वितीय आंकड़े, बेसिक डाटा का एकत्रीकरण कैसे करते हैं, प्रतिदर्शन सर्वेक्षण, प्रतिचयन तथा अप्रतिचयन त्रुटियां, डाटा संकलन की विधि, द्वितीयक डाटा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय नमूनों सर्वेक्षण संगठन, आंकड़ों का संगठन, चर का अर्थ व प्रकार, ब्रह्मांडता वितरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। इसमें तालिकाबद्ध रहेगा प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण, ज्यामिति आरेख, दंड आरेख, वृत्त आरेख, ब्रह्मांडता आरेख, हिस्टोग्राम, बहुभुज तोरण, अंकगणितीय रेखाचित्र, समय श्रृंखला ग्राफ। तो इस प्रकार से हम लोग ये इकाई 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी कोर्स थोड़ा से लंबा है। उसी में और देखेंगे तो इसमें अन्य बाजार स्वरूप है, एकाधिकार, एकाधिकारी, प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार, इनके अर्थ तथा लक्षण, मांग तथा पूर्ति के साधारण अनुपयोग, उच्चतम निर्धारण कीमत तथा नियमित निर्धारित कीमत। तो ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, मतलब दूसरा इकाई में देखेंगे। तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस भी आप लोग को मैं दिखला दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इकाई 1 का, तो आज ख़त्म हो गया, है ना। ये आप लोग का तीसरा अध्याय से शुरू होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे इसमें आंकड़ों का संकलन देखेंगे। जो आप लोग के में फर्स्ट पॉइंट है आंकड़ों का
इसमें दिया है आपके सिलेबस में संग्रहण दिया है ना। तो इसी को हम लोग देखेंगे। आंकड़ों का संग्रहण दिया है और आंकड़ों का संकलन। संकलन और संग्रहण एक ही हैं, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सांख्यिकी रीतियों में समको मिस होता है, मैं पहले भी बतला दिया हूँ। आंकड़ों का संकलन महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें कोर्स में भी है, संग्रहण दिया है, मतलब एक ही है दोनों का मतलब। समकों के संकलन से तात्पर्य समकों के एकत्र किए जाने से है। सांख्यिकी अनुसंधान की सफलता संकलित आंकड़ों के स्वरूप एवं आकार पर निर्भर होती हैं। यदि इनमें कोई दोष या त्रुटि रही तो यह सारे अनुसंधान को प्रभावित करेंगे तथा निष्कर्ष भी अशुद्ध होगा। अतः अनुसंधानकर्ताओं के लिए इस कार्य में अत्यधिक सावधानी व सतर्कता बरतना अति आवश्यक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं, ये जो आंकड़े वाले प्रस्तुतिकरण हैं, अब आप लोग बोल रहे होंगे कुछ दिन पहले भी सर आंकड़े ही पढ़ाते हैं, तो आप लोग के कोर्स में है बेटा, तो इसमें आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्पष्ट बोले हैं, आंकड़े मतलब होता है कि आप किसी गांव में जाओ और आपको मैं ऑफिसर बना के भेज रहा हूं, आपके साथ 2-4 बच्चे भी लेके जाओ और वहां का आर्थिक स्थिति का आपको गणना करना है। ऐसा करके आप लोग को भेजूंगा। आर्थिक स्थिति में क्या होगा, कितना व्यक्ति कमा रहे हैं, कितना व्यक्ति का खर्च कितना है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लेके जाओगे। प्रति व्यक्ति से मिल के आप उनका एक प्रकार से अच्छे से उसका निष्कर्ष निकालोगे। तो उसी को बतलाए गए हैं। अगर अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है आप जाओगे, वो अनुसंधानकर्ता होंगे। तो अनुसंधानकर्ता क्या महत्वपूर्ण है उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि वही मेन होगा। अगर आप गलत जानकारी लेके आओगे तो गलत परिणाम मिलेगा। यदि अगर अच्छा से जानकारी लेके आओगे तो अच्छा से आपको सफलता मिलेगा। तो ये सब चीज़ इसमें लिखाया गया है, आप लोग बड़ा सावधानी से देख लेना। इसमें दोष या त्रुटि रहित हो, यह सारे अनुसंधानकर्ता को प्रभावित करता है। तो सही बात है, अगर आप गलत आंकड़े लेके आओगे, क्योंकि ऐसा भी मत समझना हो पहले से और किसी न किसी चीज़ के लिए वहाँ आपको हो चुका होगा, उसका आंकड़ा का निर्धारण हो चुका होगा, तो उसी का तुलना करने के लिए आपको आंकड़ों का संकलन करने के लिए भेजे गए हैं। संकलन करना मतलब इकट्ठा करना होता है और एकत्रित रूप में लेके आना होता है। अगर उसमें गलती करोगे तो परिणाम भी अशुद्ध मिलेगा, अगर उसको अच्छा लेके आओगे तो इसमें क्या है, अच्छे से उनका परिणाम मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं समकों के प्रकार। समको मिस होता है, पहले भी बतला दिया हूँ, आंकड़ों है ना, आंकड़ों के प्रकार भी लिख सकते हो, समकों का प्रकार भी लिख सकते हो। लेकिन आप लोग के कोर्स में समकों का 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अ नंबर है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा है द्वितीय आंकड़े। अब ये दोनों में अंतर बड़ा सावधानी से आपके बार बार वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बड़ा ध्यान से देखना। प्राथमिक आंकड़े हम किसे कहेंगे और द्वितीय आंकड़े किसे कहेंगे। तो अ नंबर को देखते हैं। प्राथमिक आंकड़े प्राथमिक समक वे समक हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। ठीक है, पहले बार का मतलब होता है उसमें कोई प्रकार का संशोधित नहीं होता, उसमें पहली बार आते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ताओं खोज के लक्ष्य, आकार एवं स्वरूप के आधार पर आंकड़े एकत्रित करता है।
पहली बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समक कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्राथमिक समक कहेगा जाएंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा है, इसीलिए उसको प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं। प्राथमिक समक कच्चे माल की तरह होते हैं जिन पर विश्लेषण तथा निर्वचन के उद्देश्य से सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि प्राथमिक आंकड़े एक कच्चे माल की तरह है, उसमें संशोधित कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा उद्देश्य रहता है, उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उसमें मैं और कल अच्छे से और वीडियो इसी में थोड़ा से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और किसी प्रकार का किसी को अगर तकलीफ़ होगा तो मेरे मोबाइल नंबर से आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।